Good morning, students. Yesterday we started the chapter 1 of history, modern period in Indian history. है ना। तो हमने कल पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना। और पीरियडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब से होती है? 18th सेंचुरी से, है ना। जबकि यूरोप में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत 15th सेंचुरी में ही हो चुकी थी, ठीक है। और इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड के इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं वो भी हमने पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट्स इन इंडिया एंड यूरोप, है ना। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड के पहले कौन सा पीरियड था? मिडिवल पीरियड। इसमें मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था औरंगज़ेब की डेथ के बाद, और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका था, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स का इमरजेंस हो चुका था, है ना। तो जो यूरोपियंस थे वो बहुत सारे देशों से इंडिया में आए, जैसे कि ब्रिटिश आए, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, नीदरलैंड से डच आए। उन्होंने इंडिया में ट्रेड के लिए एंटर किया और यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज़ ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पर पॉलिटिकल और टेरिटोरियल फ्यूचर बनाना शुरू कर दिया इंडिया में। उन्होंने एक प्राइज़ की तरह देखा इंडिया को और उस पर पजेस करने के लिए आपस में लड़ने लगे। डोमिनेशन के लिए जो उनका फ्रेंच और एंग्लो राइवरली हुई, यहाँ पर उनके बीच में कई सारे वॉर हुए, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए, और ग्रेजुअली जो है इंडियन टेरिटरी को पर एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। बंगाल में जो प्लासी का बैटल हुआ 1775 में और बक्सर में जो बैटल हुआ 1765 में, उसके बाद कम्प्लीटली यहाँ पर उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स का, और फ्रेंच यहाँ से जा चुके थे। इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो जो है काफ़ी समय बाद हुआ और काफ़ी सारे चेंजेस भी आए। इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ था तो वो ना केवल इंडिया में ही चेंजेस आए थे, बल्कि वर्ल्ड के और भी दूसरी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। इस पीरियड के दौरान 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में ट्रेड और मार्केट्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। ऐसा ट्रेड जो कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, ठीक है। और हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का राइज कैसे हुआ। ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे इस पीरियड में, वहाँ पर ट्रेड का फ्लॉरिश हो चुका था, हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ट्रेड का जो एक्सपेंशन था वो ना केवल उनके अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी उन्होंने शुरू कर दिया था, और यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे अपने प्रोडक्शन के सिस्टम को इम्प्रूव कर चुके थे। इससे जो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना कम समय में और कम कॉस्ट पर इजी हो गया। तो जो गुड्स की डिमांड थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और मेथड भी प्रोडक्शन के बहुत तेज़ी से चेंज हुए। 18th सेंचुरी में फैक्ट्री सिस्टम की स्टार्ट हुई। जो फैक्ट्री के ओनर थे उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में मनी लगाकर उसको अपना और ट्रेड पर कंट्रोल किया। यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो एक दूसरे से अक्सर फाइट भी करते थे अपने कंट्रोल के लिए। हालांकि ट्रेड लिंक पर जो कंट्रोल था वो सबका रहा, कंटिन्यू रहे, किसी एक का इस पर अधिकार नहीं हुआ। एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हर कंट्री का ट्रेड चलता रहा। यूरोपियन जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि एशियन कंट्रीज़ के ज़्यादातर जो रूलर्स हैं वो वीक हैं, ये कंट्रीज़ जो है ज़्यादातर वो वीक हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना कॉलोनियल इम्पीरियलिस्ट कन्केस्ट करना शुरू कर दिए, यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी, उपनिवेश बनाने लगे, इन्हें अपने कंट्रोल में लेने लगे यहाँ की पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन कंट्रीज़ थीं जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस भी बहुत एडवांस्ड थे, है ना, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के पीपल को अपने
एडवांस्ड मिलिट्री के पावर से उसको जीत लिया। और ट्रेडिंग कंपनीज़ यूरोप की जो थी वो अब उस कंट्री के रूलर्स बन गए। एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थी जहाँ पर वो ट्रेड किया करते थे वहाँ के अब वो रूलर बन गए, है ना। 19th सेंचुरी का एंड होते होते एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर जो पार्ट्स थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूरोपियंस के अंडर में आ चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेशली एशिया में यूरोपियन का कन्केस्ट कैसे हुआ, है ना। यूरोपियन जो थे दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते थे ट्रेड रिलेशन बनाने के लिए। उन्होंने बहुत प्रॉफिट अर्न किया ट्रेड के थ्रू, और ट्रेड पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए यूरोपियन ट्रेडर जो थे आपस में कई बार लड़ते भी थे। हालांकि जो ट्रेड लिंक्स थे एशिया और अफ्रीका के साथ बाकी के कंट्रीज़ के साथ, वो ट्रेड लिंक बने रहे। यूरोपियंस ने रियलाइज़ किया कि जो ज़्यादातर रूलर्स हैं एशियन कंट्रीज़ के वो बहुत ही वीक है, इसलिए उन्होंने एशियन कंट्रीज़ को अपने अंडर में लेना शुरू कर दी, वहाँ की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर थी, वहाँ की मिलिट्री फोर्सेस भी बहुत एडवांस थी, और अपनी मिलिट्री के बल पर ही उन्होंने एशिया और अफ्रीका के पीपल को अपने अंडर में कर लिया। यूरोप जो है, अब ज़्यादातर यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियंस के अंडर में आ चुकी थी। एशिया और अफ्रीका जहाँ पर वो ट्रेड किया करते थे अब वहाँ के वो रूलर बन गए। 19th सेंचुरी का एंड आते आते ज़्यादातर जो पार्ट थे एशिया और अफ्रीका के वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके कंट्रोल में आ चुके थे, ना। इतना हम कल पढ़ चुके थे। आगे हम आज पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न पॉलिसीज़ को अपनाया था अपना होल्ड करने के लिए इंडिया पर। ठीक है, इंडियन टेरिटरीज़ को अपने अंडर में करने के लिए उन्होंने मॉडर्न पॉलिसीज़ अपनाई। ब्रिटिशर्स ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई थी वो कैसी थी? एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी उनकी। रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यहाँ से जितने भी संसाधन थे इसका बहुत उपयोग कर रहे थे और अपनी कंट्री को, मतलब ब्रिटेन को प्रॉस्पर करने के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो क्या थी? एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे इंडिया पर कंकर कर लिया धीरे धीरे। नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में केप कोमोरोन तक, और ईस्ट में आसाम से लेके वेस्ट में खैबर पास तक उनका कंट्रोल हो गया। उन्होंने पूरे देश को में पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया पूरे देश को, है ना। सेंट्रलाइज्ड कर दिया अपने रूल को। पूरे इंडिया पर अब केवल ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल हो गया, उनका रूल हो गया। और धीरे धीरे वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो शेप लेने लगा, आकार लेने लगा। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण, कॉमन इंस्टीट्यूशन और कॉमन लॉज जो थे वो पूरे देश में एक जैसे थे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस और जो लॉज, कानून बनाए गए, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जो पॉलिसीज़ बनाई गई, जो प्रशासन था वो सेंट्रलाइज हो चुका था और पूरे देश के लिए एक जैसा बनाया, जिससे जो पूरा देश था उसमें नेशनलिज्म का स्पिरिट आया, राष्ट्रीयता की भावना आई। जब सब एक ही जैसी नीतियों का, एक ही लॉज का पालन करते थे, सेम कॉमन लॉज को जब सब मानते थे, सेम इंस्टीट्यूशंस को मानते थे, सेम पॉलिसीज़ के अंडर में वो चलते थे, तो इससे क्या हुआ कि सब में यूनिटी आई, नेशनलिज्म की, अपने देश के लिए राष्ट्रीयता की भावना आई, है ना। जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था सेंट्रलाइजेशन का, है ना, जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था पूरे देश को सेंट्रलाइज करने का, सेंट्रल रूल रखने का, इससे पूरे देश में पॉलिटिकल यूनिटी आ गई, पॉलिटिकली पूरा देश एक हो गया। ठीक है, रोड्स और रेलवेज़ का भी यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो रोड्स और रेलवेज़ के यूनिफिकेशन से जो पूरा देश था एक दूसरे से जुड़ गया, एक एरिया दूसरे से लिंक हो गया, और जो पोस्टेज रेट था
उस समय जो लेटर्स, इनलैंड लेटर्स, अंतर्देशीय पत्र, जो इनलैंड लेटर्स थे, उनको पोस्ट करने के लिए सिर्फ आधा आना लगता था, है ना। आना चलता था उस समय। जैसे इस समय पर पैसे और रुपीज़ हैं, है ना, तो पैसे से भी स्मॉल यूनिट होती थी, स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी आना। तो हाफ आना में जो है इनलैंड लेटर एक पोस्ट हो जाता था। और साथ ही न्यूज़पेपर का ट्रांसमिशन भी काफ़ी सस्ता हो चुका था उस समय पर, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ जाते थे और एक दूसरे की खबर उन्हें रहती थी, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते थे, अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते थे और उनके दूसरों के आइडियाज़ और नॉलेज के बारे में वो जान सकते थे थ्रू द न्यूज़पेपर्स, है ना। अब वो रेगुलर कांटेक्ट में रहने लगे एक दूसरे के, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो उसमें लोगों में, सब कॉन्टिनेंट में लोगों में एक दूसरे को, क्योंकि वो जानने लगे थे, एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करने लगे थे, तो उनमें यूनिटी की भावना आई, नेशनलिज्म की भावना आई, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ इंडिया पेव्ड द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स का पावर सेंट्रलाइज हो गया, ब्रिटिशर्स ने जो अपना कब्ज़ा कर लिया, इसका सबसे मेन कॉज क्या था? वो ये था कि पॉलिटिकल इनस्टेबल था हमारा देश। पॉलिटिकल इनस्टेबल का मतलब क्या है? हमने क्या पढ़ा था कि जो मुगल्स थे, मुगल्स का डिसइंटीग्रेशन होने लगा था, पढ़ा था ना मैं पीछे। मुगल्स का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, औरंगज़ेब की डेथ के बाद, जो पूरा देश था वो स्मॉलर स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, सब अलग अलग, पूरा देश बट चुका था अलग अलग भागों में। और जितने भी रूलर्स थे, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, तो वीक हो गया था देश हमारा पूरा, है ना। यूनिटी स्ट्रेंथ हमने पढ़ा है, एकता में शक्ति होती है, और जब सब अलग अलग हो गए तो उससे जो हमारी कंट्री की वीकनेस थी वो फिर उभर गई। इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और अपना पावर यहाँ पर स्टैब्लिश किया, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल में 1453 में जब तुर्की का कनकेस्ट हुआ, तुर्की का आक्रमण हुआ, तो जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट था वो भी उनके अंडर में चला गया, तुर्की के अंडर में चला गया, है ना। तो जो इंडियन ट्रेड था, जिससे बहुत फ़ायदा होता था यूरोपियंस को, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ, उनके लिए साबित हो गया। और डच और पोर्तुगीज़ थे, वो भी इजीली यहाँ पर आ जा सकते थे। अब हालांकि जो एम्बिशन था इंडिया को मोनोपोलाइज करने का, वो शुरू कहाँ से हुआ था? ट्रेड से शुरू हुआ था। और लेकिन वो बाद में उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच का राइवलरी हो गया। सब अपना ट्रेड मोनोपोलाइज करना चाहते थे, यहाँ पर अपना एकाधिकार करना चाहते थे इंडिया पर, स्पेशली ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के राइवल बन गए, प्रतिद्वंदी बन गए। फ्रेंच को डिफीट करने के बाद, हराने के बाद, ब्रिटिशर्स ने वीक मुग़ल एम्पायर का एडवांटेज लिया, फ़ायदा उठाया उनसे, और अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो गई, और इंडियन रूलर्स जो थे एक के बाद एक सब ख़त्म होते गए। मुग़ल एम्परर का जो बताया गया है इसमें, जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब के बाद, जितने भी मुग़ल एम्परर थे वो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में एक पपेट की तरह थे। जैसा वो ब्रिटिशर्स चाहते थे वो वैसा चलाते थे, जैसा चाहते थे वो वैसा ही चलते थे, है ना। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो वर्चुअल मास्टर बन चुके थे पूरे देश के, इनडायरेक्टली पूरी कंट्री के वो मालिक बन चुके थे। ब्रिटिश रूल का जो इंडिया में मेन मोटो था वो क्या था? मनी, सिर्फ पैसे बनाना और ब्रिटेन को प्रॉस्पर करना, और इनका कुछ भी मतलब नहीं था यहाँ पर। ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ उन्होंने नेशन के अगेंस्ट बनाई थी, है ना, वो क्या थी? कॉमन मासेस, ज़्यादा बहुत सारे लोगों को उससे अफेक्ट हुआ।
कॉमन मासिस को अफेक्ट हुआ उससे। इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इंडिया की वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लगी, मतलब ख़राब होती गई। आर्थिक स्थिति जो थी देश की हमारे वो ख़राब होने लगी। पीजेंट्स और आर्टिशंस जो थे वो भी इस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से काफ़ी हद तक प्रभावित हुए, है ना। और उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनसे इसी का कारण था कि धीरे धीरे लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आता गया, है ना। डिससेटिस्फाइड होने लगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे जितने भी पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, उन सबको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि उन का रोज़गार उनसे छिन गया। उनका जो रोज़गार का ज़रिया था, उनकी लाइफ को चलाने का उनका जो ज़रिया था, उनके वो सब उनसे छिन गया उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण। अब इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत बुरी होती गई दिन पर दिन, और इन्हीं पॉलिसीज़ के कारण लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आया, और जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। लोगों में गुस्सा इतना भर गया कि 1857 में उन्होंने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 में, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ जिससे नेशनल मूवमेंट चलाए गए हमारे देश में, और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद फिर 1947 में ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने यही पढ़ा कि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स कैसे आए, क्या रीज़न्स थे उसके पीछे, क्या वीकनेसेस थी जिनका फ़ायदा उन्होंने उठाया, और धीरे धीरे करके कैसे उन्होंने हमारे देश को अपने कब्ज़े में लिया। ठीक है। अब इसके बाद आपके नीचे देखिए डेफिनेशंस दी हुई हैं, टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनियल, फैक्ट्री सिस्टम, इंपीरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म। इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड कर दूंगी आपको PDF में, तो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ओके। और जहाँ भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो वहाँ पर आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे अपनी बुक में, इमेज क्लिक करोगे और मुझे सेंड करके, एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन माय पर्सनल नंबर। ओके, डोंट सेंड इन द ग्रुप प्लीज़। ओके, गुड बाय।